कूलर हो, फ्रीज हो, सब पे EMI अवेलेबल होता है, लेकिन गोल्ड पे EMI क्यों नहीं होती है? आपने ज्वेलर्स के वहाँ से गोल्ड परचेस किया, उसके ऊपर EMI ले ली, अब आपने वो गोल्ड जाके पड़ोस में बेच दिया या किसी और ज्वेलर्स को सेल कर दिया, तो आपके पैसे खड़े हो गए। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई भी थर्ड पार्टी आपको EMI फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। सर 925 सिल्वर है, वो इतना कॉस्टली क्यों है? 925 सिल्वर ज्वेलरी इज नॉट अ सिल्वर इन्वेस्टमेंट, ये प्रीमियम कैटेगरी है। तो 11+1 की स्कीम क्या है सर ये? कि जैसे 10+1 का मतलब होता है 10 महीना आप पे करो, 1 महीना हम पे करेंगे और ये अमाउंट को हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे हर चीज़ अगर मार्केट में लेनी है या कूलर हो, फ्रीज हो, सब पे EMI अवेलेबल होता है, लेकिन गोल्ड पे EMI क्यों नहीं होती है? देखो, इसका सिंपल कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि मान लो कि आप ज्वेलर्स के पास गए, ज्वेलर्स से आपने गोल्ड बाई किया और उसके ऊपर EMI बैंक ने, थर्ड पार्टी जैसे बजाज अलायंस है या ऐसी कोई भी कंपनी ने आपको दे दिया। अब आप वो लेके क्या कर सकते हो कि मान लो कि अभी आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, अभी आपको कोई बैंक तो दे नहीं रहा है, तो आपने ज्वेलर्स के वहाँ से गोल्ड परचेस किया, उसके ऊपर EMI ले ली, अब आपने वो गोल्ड जाके पड़ोस में बेच दिया या किसी और ज्वेलर्स को सेल कर दिया, तो आपके पैसे खड़े हो गए वहाँ पे। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई भी थर्ड पार्टी आपको EMI फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ओके, एंड अगर कोई चाहे कि गोल्ड बॉन्ड के ऊपर EMI लेना चाहे तो पॉसिबल है? तो गोल्ड बॉन्ड पे तो बैंक ही दे देगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैंक से अगर गोल्ड बॉन्ड ले ही रहे हो तो उसके ऊपर तो बैंक ही आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ चार्जेस लेके आपको ही प्रोवाइड करा देगा। आप ही का पैसा आप ही को देने में गोल्ड को, बैंक को कहाँ पे रिस्क फैक्टर क्रिएट हो रहा है? ओके सर, जब पुराना गोल्ड अगर कोई ज्वेलर के पास लेकर जाए तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, मैंने ऐसा सुना है। नहीं, देखो, पूरा पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन कुछ हद तक कुछ कटौती होती है। उसके पीछे का रीजन आप समझिए। एक ज्वेलर्स की प्रॉब्लम को आप जब समझोगे ना तो आप भी बोलोगे नहीं ये सही है। पहली बात तो ज्वेलर्स कभी भी, जैसे आप मान लो 10 ग्राम गोल्ड बेचने गए, पुरानी ज्वेलरी, तो ज्वेलर्स को पहले तो 10 ग्राम मेल्ट नहीं करा सकता, उसके बाद जब तक वो 100 ग्राम नहीं जमा होगा ना तब तक वो मेल्टिंग के लिए नहीं जाएगा। तो उसका वहां पे इन्वेंट्री भी ब्लॉक हो रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक हो रहा है। सेकंड चीज, जब मेल्टिंग कराने जाएगा तो मेल्टिंग का भी कुछ चार्जेस पे करना होता है जो आपसे ज्वेलर्स नहीं लेता है, तो वो भी एक उसका नुकसान है। तीसरी बात, जब मेल्टिंग हो जाता है तो उसके अंदर उसको 200 से 300 मिली का लॉस भी आता है। अब आज की तारीख में 100 मिली का लॉस का अगर कैलकुलेशन देखें तो 80,000 के भाव के हिसाब से 800 रुपया पर ग्राम होता है, तो 300 मिली का करीबन 2,500 से 3,000 रुपये तो उसका वहां पे लॉस चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम को अगर आप समझोगे ना तो ज्वेलर्स कहीं ना कहीं तो आपसे कुछ कटौती करेगा। सिंपल लॉजिक है। ओके, मतलब यहाँ पर अगर कोई कम क्वांटिटी में गोल्ड अपना पुराना बेचने जाए तो बेसिकली वो गलेगा ही नहीं, वो सिर्फ उसको बाकी की सारी कॉस्ट तो लगी रही है ना। उसको मेल्टिंग कॉस्ट लग रही है, राइट है ना। उसको जब मेल्टिंग कराने जाएगा तो गोल्ड का जो लॉस हो रहा है वो भी तो उसको बेयर करना है। तो ये सारी चीजों को बेयर करेगा कैसे? सेकंड चीज, ऐसा भी नहीं है, अगर कोई कस्टमर अगर हमारे पास आता है और हमको कहता है कि मैंने आपसे 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदी है तो इसका रिटर्न क्या आएगा, तो अगर आपने मेरे से लिए, अगर आप 10 साल बाद भी मेरे पास आओगे तो मैं 22 कैरेट का 100% पूरा पैसा दे दूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने बिल के ऊपर मेंशन करके दिया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी और की ज्वेलरी बेचने जब ज्वेलर्स के पास जाते हो तब ज्वेलर्स वहां पे कटौती करता है, खुद की बेची हुई ज्वेलरी पे कटौती कभी भी नहीं करता है। मैंने देखा है सर कि जिससे ज्वेलरी परचेज की जाए और उसी को वापस की जाए तो 100% कैशबैक आता है, बट अगर मैं उसकी ज्वेलरी लेकर किसी तीसरे को बेचूं तो मुझे 100% नहीं मिलता है। इसका क्या रीजन है? जैसे आपने किसी ज्वेलर्स के वहाँ से ज्वेलरी खरीदी तो वो आपको बिल के अंदर मेंशन करके देता है कि मैं प्योरिटी का 100% करंट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न दूंगा। तो वो ज्वेलरी जब उसी ज्वेलर्स के पास बेचने जाओगे तो वो उसका पूरा पैसा आपको रिफंड देता ही है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी आप किसी और को बेचने जाओगे तो उससे आपने तो खरीदी नहीं, तो वहाँ तो उसको प्रॉफिट जनरेट हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पे उसके 3 पैरामीटर काम करते हैं। पहला पैरामीटर कि आप ओजी जब बेच रहे हो ओल्ड गोल्ड तो उसको 10 ग्राम 12 ग्राम में कोई रिटर्न नहीं मिलता है। उसका जब तक 100 ग्राम नहीं होता तब तक वो मेल्टिंग करने नहीं जा सकता है। सेकंड चीज, तो 100 ग्राम तक तो उसको रुकना पड़ेगा। आपकी ज्वेलरी उसने खरीद तो ली लेकिन वो अभी उसकी इन्वेंट्री भी ब्लॉक हो गई, उसका पैसा भी ब्लॉक हो गया। अब सेकंड चीज आती है, जब मेल्टिंग कराने जाता है तो मेल्टिंग का भी कोई चार्जेस वहां पे लगता है जो आपसे लिया नहीं जाता है। तीसरी चीज, बिल्डिंग करने में उसको 200 से 300 मिली का नुकसान भी होता है। और आज की तारीख में 100 मिली का अगर हम एवरेज प्राइस भी गिने तो 800 से 900 रुपया पर 100 ग्राम लगता है, 100 मिलीग्राम लगता है। तो 300 मिलीग्राम के भी नुकसान उसको 2,500 से 3,000 रुपया मेल्टिंग में लगी जाता है। तो ये सारी कॉस्ट को वो कहाँ से बेयर करेगा? आपने उससे खरीदी नहीं तो आपसे तो कमाया नहीं है। अब आप बेचने जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तो मैनेज करेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ओके सर, 925 जो सिल्वर है वो इतना कॉस्टली क्यों है? नहीं, देखो 925 सिल्वर ज्वेलरी जो है ना, ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करें तो ये इंपोर्टेड ज्वेलरी है। ओके, इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ना देखते हुए ये प्रीमियम ज्वेलरी या हम डिजाइनर या फैशनेबल ज्वेलरी की कैटेगरी में डालते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया सिल्वर ज्वेलरी का कॉस्ट है, 100 रुपया पर ग्राम। हाँ। अब इसके ऊपर इंपोर्ट करने की भी एक कॉस्ट लग जाती है। ठीक है। उसके बाद यही ज्वेलरी को पॉलिशिंग करना, ओके। फिनिशिंग करना, फिलिंग करना, ओके। या हम कह सकते हैं कि इसको कोटिंग करना, इसकी भी एक 25% के आसपास की कॉस्ट लग जाती है। ओके। उसके बाद हाई पॉलिश होने के कारण सिल्वर का स्वभाव होता है काली पड़ना। अब वो काली ना पड़े इसके लिए इसके ऊपर हाई रोडियम पॉलिशिंग की जाती है, जिसकी भी कॉस्ट 20 से 25% ऐड ऑन हो जाती है। उसके बाद आप तीसरा ऐड करिए इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, फिर उसको डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग मतलब प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग करना, आपकी तरफ रिप्रेजेंट करना, ये सबकी भी तो एक कॉस्ट लग जाती है। तो सारी कॉस्टिंग को ऐड करेंगे तो 1 ग्राम ज्वेलरी पे 100 रुपया तो ऐसे भी चढ़ रहा है, तो 200 रुपए के नीचे तो 9 to 5 सिल्वर बेच ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए ये 300 रुपया या 350 के आसपास ही मार्केट में फ्लो करेगा। गॉट इट। तो 9 to 5 ज्वेलरी का फिर कुछ रिटर्न नहीं है इसका मतलब? देखो 9 to 5 ज्वेलरी का भी रिटर्न है। एक तो आपने सिल्वर परचेज किया है, मान लो कि आज आपने 100 रुपए में परचेज किया है, आज से 5 साल या 10 साल बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपने जब खरीदा हुआ था तब 100 रुपए के ऊपर आपने 300 रुपए प्रति ग्राम से मान लो खरीदा 9 to 5 सिल्वर, तो 200 रुपया तो आपका वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप बेचने जाओगे तो 100 रुपए के हिसाब से मतलब 8,000 की ज्वेलरी का 3,000 रुपये तो आपको मिलना ही है। लेकिन आज से 10 साल बाद सिल्वर की कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो 3,000 रुपये मिल रहे थे 8,000 के, उसके करीबन 6,000 या पूरे पैसे भी मिलने के चांसेस हैं। ओके। तो इसलिए 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी इज नॉट अ सिल्वर इन्वेस्टमेंट, ये प्रीमियम कैटेगरी है, इसको आप उसके हिसाब से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी पहनने से बेटर है कि 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी को पहनना, क्योंकि सिल्वर या गोल्ड अपने आप में एक प्राउड फील कराता है पहनने से। सही है।